एनाटॉमी के पेपर 1 में हम कार्टिलेज को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज। देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो हर प्रकार की कार्टिलेज में कॉमन होती है। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जो कार्टिलेज होता है उसकी नेचर क्या है, यानी कि यह लिविंग है या कि फिर नॉन लिविंग। अब देखिए, जो कार्टिलेज होता है उसमें लिविंग सेल्स होते हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म भी होता है, उसमें ग्रोथ भी होती है। बस फ़र्क इस बात का है कि यह जो कार्टिलेज है यह ब्लड से डायरेक्टली नरिशमेंट नहीं लेता। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्टिलेज लिविंग है बट एवेस्कुलर है। इसमें वेसल्स नहीं होती, पर ये होता लिविंग टिश्यू ही है। अब कार्टिलेज के सेल्स को समझो। देखिए, कार्टिलेज में दो मेन टाइप की सेल्स होती हैं। देखिए, इसमें दो सेल्स होती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट। अब जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है ये इमेच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। इनका काम होता है कार्टिलेज मैट्रिक्स बनाना और ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना। ये सेल्स यूजुअली पेरिकॉन्ड्रियम की इनर लेयर में पाई जाती है और ये एक्टिव ग्रोथ फेज में रहती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है ये बिल्डर्स ऑफ द कार्टिलेज होती है। और अब जो दूसरे टाइप की सेल है कॉन्ड्रोसाइट, देखिए जब कॉन्ड्रोब्लास्ट मैच्योर हो जाती है तब वे कॉन्ड्रोसाइट सेल बन जाती है। कॉन्ड्रोसाइट लेक्यूना नाम की स्पेसिस में रहते हैं, मैट्रिक्स को मेंटेन करते हैं और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। यानी कि जो कॉन्ड्रोसाइट है वो मेंटेनेंस इंजीनियर ऑफ कार्टिलेज होते हैं। देखिए, जो कार्टिलेज होता है उसकी असली स्ट्रेंथ सेल से नहीं आती, बल्कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से आती है। और मैट्रिक्स दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। पहला है फाइबर्स और दूसरा है ग्राउंड सब्सटेंस। अब देखो, फाइबर्स कार्टिलेज को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और डिफरेंट कार्टिलेज में डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ, जैसे कि हाइलिन फाइब्रोकार्टिलेज, यानी कि हाइलिन और फाइब्रोकार्टिलेज ये दो तरह के कोलेजन फाइबर होते हैं जो स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। और दूसरे हैं इलास्टिन फाइबर्स, यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कार्टिलेज को इलास्टिक बनाते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज में फाइबर्स सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वह वेट बियरिंग का काम करते हैं। अब देखिए, ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो जेल लाइक एक स्ट्रक्चर या सब्सटेंस होता है। इसमें प्रोटियोग्लाइकेन, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, वाटर, ये हाईली परसेंटेज में होते हैं। और वाटर के हाई परसेंटेज की वजह से यह शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, यह कंप्रेशन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। यही रीज़न है कि कार्टिलेज जो है वो प्रेशर को सहन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो जेल लाइक होता है और उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में वाटर कंटेंट होता है, जिस वजह से वह शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है। देखिए, कार्टिलेज की सबसे जो फेमस प्रॉपर्टी है
वो ये कि यह अवैस्कुलर होता है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसमें लिम्फ वेसल्स भी नहीं होती, जिस कारण इसका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है और इसमें ब्लीडिंग भी नहीं होती, और इसी वजह से इसके अंदर हीलिंग बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अब ये समझो कि जो कार्टिलेज है वो अवैस्कुलर होता क्यों है। अब देखिए, अगर कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स होती तो जो इसका सरफेस है वो काफ़ी रफ हो जाता और इसी वजह से मूवमेंट पेनफुल हो जाती और फ्रिक्शन बढ़ जाता, और इसी वजह से नेचर ने स्मूथ मूवमेंट को प्रायोरिटी दी और इसलिए ब्लड सप्लाई को सेक्रीफाइस कर दिया, और इसी वजह से कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती है। अब देखिए, क्योंकि कार्टिलेज में नर्व सप्लाई नहीं होती, इस कारण जो अर्ली कार्टिलेज डैमेज होता है वो पेनलेस होता है, क्योंकि पेन तब होता है जब अंडरलाइंग बोन या कि फिर पेरिकॉन्ड्रियम इन्वॉल्व हो जाए। क्लिनिकल एग्जाम्पल को समझो, देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली स्टेजेस में पेन कम होता है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली स्टेजेस में जो डैमेज होता है वो कार्टिलेज में होता है। अब सवाल आता है कि अगर ब्लड नहीं है, नर्व्स भी नहीं है, तो कार्टिलेज जिंदा कैसे रहता है। इसका आंसर है डिफ्यूजन से। देखिए, कार्टिलेज जो न्यूट्रिशन है वो डिफ्यूजन से प्राप्त करता है, पेरिकॉन्ड्रियम से, साइनोवियल फ्लूइड से। इसलिए हेल्दी कार्टिलेज के लिए मूवमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मूवमेंट होगी तभी कार्टिलेज को डिफ्यूजन से न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। देखिए, जॉइंट मूवमेंट से साइनोवियल फ्लूइड सर्कुलेट होता है और कार्टिलेज नरिश होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन साइनोवियल फ्लूइड से ही डिफ्यूज होकर कार्टिलेज में जाता है। अब समझते हैं पेरिकॉन्ड्रियम क्या चीज़ है। देखिए, पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज को कवर करने वाली एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। यह कार्टिलेज का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है। जैसे अगर ये हम कार्टिलेज माने, तो कार्टिलेज की जो ये वाली लेयर है, अपर लेयर, इसको पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। देखिए, अब पेरिकॉन्ड्रियम की स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, पेरिकॉन्ड्रियम की दो लेयर होती है, आउटर फाइब्रस लेयर और इनर सेलुलर लेयर। जो इसकी आउटर फाइब्रस लेयर होती है उसमें ब्लड वेसल्स भी होती है और नर्व्स भी होती है, और इसकी इनर सेलुलर लेयर होती है, उसमें होती है इसकी फोमिंग सेल्स, यानी कि कॉन्ड्रोब्लास्ट, और इसके साथ होता है यहाँ पर ग्रोथ फंक्शन। अब इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। देखिए, जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट सप्लाई ये करता है। पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो कार्टिलेज में न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। ये अपोजिशनल ग्रोथ करता है, यानी कि साइड बाय साइड जो ग्रोथ होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम करता है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसलिए जहाँ पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता वहाँ हीलिंग बहुत कम होती है, जैसे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज में। इस पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं। देखिए, जो कार्टिलेज होता है वो लिविंग टिश्यू होता है, अवैस्कुलर, यानी इसमें वेसल्स नहीं होती, इसमें नर्व सप्लाई भी नहीं होती, लेकिन कार्टिलेज के चारों ओर जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है उसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं। सेल्स की बात करें तो इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट
और कॉन्ड्रोसाइट। मैट्रिक्स इसकी फाइबर्स प्लस ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर बनती है। न्यूट्रिशन इसको डिफ्यूजन से प्राप्त होता है। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज में हीलिंग स्लो होती है क्योंकि नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई नहीं होती, और यह स्मूथ होता है और शॉक एब्जॉर्ब करता है।